अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आ, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप स्किल्स के आखिरी पेपर तक पहुंच गए। ठीक है। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला सेशन है उसमें सबसे पहले मैं एजेंडा डिस्कस कर लूं कि सर हम इस सेशन से जो है वो क्या आउटकम्स जो है वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं ताकि हमें पहले ही मिनट से क्लियर रहे कि हमें आज करना क्या है। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन और आवाज क्लियर है? ओके, चलिए। तो सर आज का सबसे पहले हम एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि सर आज के सेशन से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो उसके हवाले से सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ताकि आपको पता हो कि आप जिनसे भी पढ़ हु दे आर। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं, वो हमें जानते हैं पहले से, और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं, कुछ बेचारे ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास इंट्रोडक्शन नहीं होता। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकंड नंबर पर हम आज इंशाल्लाह ये समझेंगे कि सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एसीसीए ने डिजाइन किया है, ये किस माइंडसेट के साथ डिजाइन किया है। देखिए, जिस चीज को भी हम पढ़ने जाते हैं ना, अगर उसकी बेसिस हमें पता हो ना कि यार ऑन विच ग्राउंड ये कोर्स डिजाइन हुआ है और किस माइंडसेट के साथ डिजाइन हुआ है, जब आप उसको पढ़ लेते हैं ना, तो फिर पूरा कोर्स पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। तो आज के सेशन में मेरा अगला टास्क ये होगा कि आपको ये समझाना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जो कोर्स आपका पूरा डिजाइन हुआ है, वो किस माइंडसेट के साथ हुआ है। देखिए, ये एक इंतहाई जबरदस्त पेपर है। मैं आपको बताऊं, बड़ा मजे का पेपर है सर। क्यों मजे का पेपर है? आप पढ़ाते हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं, ये पेपर वाकई स्किल्स की दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है। सर क्यों, इसमें ऐसा क्यों है? इसमें दो तीन रीजन है। सबसे पहले, इसमें ना प्योर थ्योरी है ना प्योर कैलकुलेशन है, यानी कि इट्स अ मिक्स। ठीक है, मिक्स ऑफ थ्योरी और कैलकुलेशन। अभी आपका एक कोई दोस्त था जो बेचारा पिछले सेशन में पढ़ा था। तो हम पहली क्लास में कहते हैं कि यार F9 के अंदर अब एग्जामिनर ने थ्योरी को ना अपना खुदा बना लिया है। इतना ज्यादा थ्योरी, इतनी ज्यादा थ्योरी कि जिसको आप सोच नहीं सकते। पहले पता है क्या होता था? 60-40, मतलब 60% कैलकुलेशन होती थी, 40% थ्योरी। आप जैसी आवाम, आपको पता है हम लोग कैलकुलेशन के दीवाने लोग, हम लोग कैलकुलेशन पे जान मारे और उधर से आ जाए थ्योरी। अब वो 60% में से बंदा कितना सही करेगा भाई? है भाई? तो आपको पता है फिर आप लोग कितना सही करते हैं, तो फिर फेल हो जाते थे। तो सॉरी, 60% में से आ जाती थी कैलकुलेशन, तो उसमें से हम 50% भी सही कर लेते थे। थ्योरी में से कोई 10-15% लेकर हम पास हो जाते थे किसी तरीके से। अब मसला हो गया बिल्कुल ऑपोजिट। अब हो गई, रेशो तो यही है, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है। अब 60% थ्योरी आ रही है और 40% कैलकुलेशन कर दी उसने। क्यों किया? देखिए, हम कौम कौन है आप जानते हैं हमारे बारे में। हम एक ही कौम के लोग हैं। हमें जब तक प्रॉपर लात ना पड़े हमें समझ में नहीं आती। सर क्या मतलब? बेचारा एग्जामिनर, टीचर्स, बॉडी, हर जगह चीख चीख के कह रही है कि स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट थ्योरेटिकली स्ट्रांग होता है तो उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, मतलब उसका ये वाला टेक्निकल एरिया बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बच्चा बोले नहीं, मुझे तो वही एनपीवी निकालनी है, मुझे पता है इसमें से इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है बस। तो वो कैलकुलेशन पे जान मार रहा होता है। बोल बोल के वो थक गए। उनको पता है ये काम अब सही नहीं हो सकती, उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने पेपर ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अब सही हो जाएगी। जब पेपर में ही वो चीज नहीं आएगी जिसके लिए यहाँ बैठी है आवाम, पेपर पास करने के चक्कर में, कि भाई पेपर पास करना है, बस यही की ऑब्जेक्टिव बढ़ा हुआ है, सीखना नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव जहन में नहीं है हमारे। कि यार मैं कल जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके मैं इंडस्ट्री में जाऊं तो मुझे कम से कम एज तो मिले कि मैं इससे पहले सिर्फ रिपोर्टिंग करना आती थी, आज के बाद मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आती है। तो वो वाले ऑब्जेक्टिव हमारे जहनों में होते नहीं है। तो सर फिर आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन के पीछे भागते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपके नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चा फेल हो जाता है। तो सर पहला पॉइंट मैं आपके सामने, पहला असूल इस पेपर को पास, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप आए, तो अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो सर अपने जहनों में बिठा लें कि थ्योरी को आपने इसमें खुदा बना के रखना है। थ्योरी को नहीं छोड़ना, थ्योरी को प्राइमरी उस पर रखना है।
पहले ना 20 मार्क का सीआरक्यू आता था ना, 12 मार्क की कैलकुलेशन, 14 मार्क की कैलकुलेशन डालता था, 5 6 8 मार्क की थ्योरी पूछ लेता था। चलो बच्चा कुछ थ्योरी में से 2 3 नंबर लेता था, 12 में से 10 के 8 9 के करीब नंबर कैलकुलेशन करता था, बच जाता था। अब आपको पता है वो उल्टा पूछ रहा है, वो 12 नंबर की थ्योरी लेके आएगा, बोला 6 8 मार्क की कैलकुलेशन करो। हमारे वाले बेचारे 6 8 कर लें, 12 में फंस जाए। अच्छा, थ्योरी में क्या है, अब इस पेपर की जरा लॉजिक समझिएगा। जितनी मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने, ये सारी थ्योरी है जो मैं आपने लिखनी है वहां पर। असल में बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर हम जब थ्योरी का क्वेश्चन लिखने बैठते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता क्या लिखे, हमसे लिखा नहीं जाता। लेकिन जब हम सजेस्टेड आंसर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारा लिखा हुआ होता है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। वाई दिस हैपन? ये सिर्फ उन बच्चों के साथ होता है जो क्लास में सिर्फ सुनते ही हैं, बस समझते नहीं है। वो बेचारे सिर्फ बैठ के सुन सुन के सुन हो जाते हैं, और उसके बाद बस पहले सवालात करते हैं, घर चले जाते हैं। टीचर के लेक्चर की एग्जांपल्स, टीचर के लेक्चर की एक्सप्लेनेशन उनके जहनों में नहीं होती। आज मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे सुनना है और कैसे चीजों को पकड़ना है और फिर कैसे उसको पेपर में लिखना है और कैसे क्वेश्चंस में लिखना है। ठीक है, आपको एक डेमो करके मैं आज दिखाऊंगा। तो सर पहला पॉइंट समझ लीजिए, थ्योरी आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी, सुनने से भी आएगी। ठीक है, दो जगह से थ्योरी अभी मैं सारा इंशाल्लाह आज डिटेल में डिस्कस करूंगा कि हम जो है वो कैसे आपको स्टफ देंगे, क्या क्या चीजें होंगी जो हमने कवर करनी है। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह विल डिस्कस इन माय लेक्चर। ठीक है, तो पहले हमने ये समझ लिया कि जो है वो थ्योरी वाइटल रोल प्ले करेगी हमारी सक्सेस में। ठीक है, एक एक चीज के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पास पेपर की थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हर चीज की समरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा जाओ रिसर्च करो थ्योरी उठाओ, नहीं भाई, हम ये ऐसा रिस्क लेंगे ही नहीं। हम आपको सब देंगे, सिर्फ बेटा पढ़ लेना, ये आपकी ड्यूटी है ना? अब थ्योरी में आपकी जगह नहीं पढ़ सकता, समझा मैं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता ना। तो इस बात को अपने जहनों में बिठाओ। जो बच्चे कैलकुलेशन के लिए ज्यादा फोकस्ड होते हैं, तो पहले ही मिनट में मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी से थोड़ी दोस्ती करना पड़ेगी। अच्छा, मैं आपकी करवा दूंगा इंशाल्लाह, उसको इतना इंटरेस्टिंग करके समझाएंगे कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, उसमें हम आपके साथ खड़े। लेकिन एट लास्ट लिखना आपने, मैं भी आपको प्रैक्टिस दूंगा। लेट सपोज आगे चल के हम सीआरक्यूज की प्रैक्टिस देंगे, 5 सीआरक्यू आपको घर के लिए दिए। हमारे वाले क्या करते हैं, पांचों की कैलकुलेशन करके आ जाते हैं। सर वो मैं लिख लूंगा। उससे बोलो थ्योरी नहीं लिखी आपने यार, वो मैंने आपसे कहा भी था। सर वो मैं लिख लूंगा, मैंने समझ ली थी। भाई आपने क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें लिखी हैं, आप लिख लोगे यार? आप हो कौन? कल ही तो आपने शुरू किया फाइनेंशियल में पढ़ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको लिख के लाना है, ताकि आपको अभी से पता हो कि यार मैं कहाँ कहाँ अटक रहा हूँ, मुझसे क्या गलतियां हो रही है, मैं कौन से पॉइंट जो डिस्कस कर सकता था इस क्वेश्चन में वो नहीं कर पा रहा। देखिए आपके एसीसी के एग्जामिनर जो है ना वो बड़ा क्लियर है, उसने 3 बातें लिखी हुई हैं। अगर आपने बिल्कुल स्टैंडर्ड लिखा तो पूरे मार्क, थ्योरी में भी पूरे मार्क्स। आप देखें ना F7 में पूरे मार्क आ गए 100 बच्चे के। वो अपनी स्टूडेंट जो थी रिदा, रिजा, तो वो F3 तक मेरे पास थी, तो उसने माशाल्लाह वहां भी 96 लिए थे। लेकिन वो 100 नंबर यार, कैसे हो सकता है पॉसिबल? समझ से बाहर है, एसीसी ने मजाक बना दिया बातों। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको वो पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने स्टैंडर्ड चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़े थोड़े बस अब ठीक है बेटा, उसने अपनी स्टैंडर्ड चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो अगर तुम स्टैंडर्ड लिख के आओगे पूरे मार्क दूंगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे पीछे करोगे 2 मार्क दे दूंगा, 3 मार्क की लेट से डेफिनेशन है। और अगर बिल्कुल ही अपनी तरफ से लिखा तो 1 मार्क शायद मैं दे दूं, और कुछ नहीं लिखा तो 0 मार्क। तो कहने का मकसद ये है कि आपको उसने हर चीज बताई भी है, अब आप नहीं करते यार, तो फिर आप अपनी तरफ से लिख कर आते हैं तो आप 1 मार्क वाला लिख कर आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कीजिएगा, सही है? चले आगे बढ़ते हैं। तो सर थ्योरी हमारा कंक्लूड हुआ कि वाइटल रोल प्ले करेगा। सर रिसोर्सेज सारे मैं आपको दूंगा, बिल्कुल मैं आपको इतना बताऊं, मैं स्टडी हब भी दे दूंगा आपको। ठीक है सर, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और क्या करें, बस आप पढ़ लेना भाई, खुदा का वास्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि अब आप जॉब की तरफ चले गए होंगे, कुछ कुछ जाने वाले होंगे, तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी कैसे हेल्प करती है और आपको एक अकाउंटेंट से हटाकर आपको एक फाइनेंस मैनेजर बना देती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, आपको समझा रहा हूं मैं। ये आपकी जिंदगी में 360 का चेंज लेकर आएगा। इस पेपर को हल्का नहीं लेना, सिर्फ पेपर पास करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। ये पास हो जाता है, टेंशन दूर कर लो अपने जहन से, ये पास हो जाता है। ग्लोबल की बात अपनी जो बात करते हैं, पहले ग्लोबल का बता देता हूँ आपको। 51% से लेकर 54 55 के दरमियान इसका पासिंग रेशो चलता है।
एक अटेम्प्ट में, बहुत ही कोई पुरानी अटेम्प्ट थी, 49 पे गया था, कभी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा। तो 50 से प्लस ही रहती है इसकी। आप जानते हैं कि स्किल्स के पेपर में 50 प्लस पासिंग रेशो इज अ गुड रेशो, है ना, क्योंकि आप F5 और F8 के हालात जानते हैं। तो ये एक अच्छा पेपर है, पास हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ पास हो जाता है, लेकिन इसको सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर मैंने आपको इसको पास करने के लिए पढ़ाना है ना, बहुत ज्यादा है 90 घंटे। सर मैं 40, क्योंकि मैं, ये कुछ कोर्स नहीं है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पेपर को 5 जगह पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। SFM आपकी ICMA की बॉडी में मेंबर भी ICMA का, ठीक है। वहां पे मैं पढ़ाता हूँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपके पेपर उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसका एक पार्ट है समझो, एक सेक्शन बी है, F9 उसका। वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है। तो सर वहां पे भी पढ़ाने को तो वहां भी पढ़ा देते हैं, इतना डिटेल बड़ा पेपर है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो पढ़ाते हैं। बैरियर यूनिवर्सिटी में AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ। सलीम हबीब में मैं पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। IOBM यूनिवर्सिटी CBM जिसको आप जानते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं ये पेपर। तो सर मैं सबका कंक्लूजन आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये पेपर पास हो जाता है। लेकिन आपने इसको सिर्फ पास करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, फिर इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, कि एक होता है अकाउंटेंट और एक होता है फाइनेंस मैनेजर। ये दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। क्योंकि आपसे अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, है ना। ये लोग अक्सर एक सवाल डालते हैं, तो नहीं पता हमारे बच्चों को। क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं कि अकाउंटेंट और फाइनेंस मैनेजर में क्या फर्क है। जब उसको यही नहीं पता, तो वो अकाउंटिंग और फाइनेंस के दरमियान कहाँ से फर्क बता सकता है ना। तो इंशाल्लाह ये भी आज के लेक्चर में आपको समझाएंगे कि ये पेपर है क्या चीज। नेक्स्ट, इस पेपर की अप्रोच। देखो कोई भी पेपर पढ़ो, सबसे पहले उसकी अप्रोच को सही कर लो। अगर तुमने उसकी पेपर की अप्रोच को सही कर लिया, पेपर फेल होने का सवाल पैदा नहीं होता। अप्रोच इज बिगेस्ट थिंग। सुनो जरा, देखो जहाज गिर जाते हैं अक्सर, आपने सुना होगा, अभी इंडिया में गिर गया, पाकिस्तान में गिरा था। अप्रोच, ये जो ना वो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं ये पायलट वगैरह इस जगह पर, अप्रोच से मुराद उनकी ये होती है कि जहाज का एंगल क्या होना चाहिए, कितनी स्पीड में होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, उसके विंग्स की क्या पोजीशन, ये सब अप्रोच में आता है। अगर इनमें से कोई एक चीज गलत हो जाए, जहाज गिर जाएगा। अब ये जहाज गिरा, इसके 90% जो कंक्लूजन सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इसके विंग्स जो है वो खुले भी नहीं थे, या सही पोजीशन में नहीं थे, जिसकी वजह से जहाज ने पीक नहीं पकड़ा और नीचे आ गया। तो सर कहने का मकसद ये, अप्रोच किसी भी पेपर की सबसे बेस्ट होती है। अप्रोच अगर आपकी सही है तो आप इजीली क्वालिफाई करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ते हैं, जिसको हम F7 कहते हैं, उसमें आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या करते आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि जो पेपर पढ़ चुके हैं वो क्या थे, और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, सुनना जरा गौर से। आप F7 जब पढ़ते थे, मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है तो आपको क्या गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, ऐसा करते हो। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है सर, वो पास में ट्रांजेक्शन हुई होती है, उनके डबल एंट्री को बनाते हैं, फिर टी अकाउंट्स में आती है, फिर ट्रायल बैलेंस बन जाता है। तो तुमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, तुमने तो सिर्फ उस रॉ डेटा को उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना है। तुम्हारा इसमें इनपुट क्या है, मतलब तुम वो जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उसमें अपना कोई इनपुट दे सकते हो, तुम कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है। वो जो आपको लोग ताने देते हैं ना कि तुम मुंशी बन रहे हो, ये वो इसलिए देते हैं कि वो पास की ट्रांजेक्शन को सिर्फ बैठ के बोलते हैं, बेटा मामू इसको ना फाइनेंशियल बना के दे दे बस। यानी कि तुम्हारा कोई इनपुट ही नहीं है। वो जो ट्रायल बैलेंस बन के आया है वो कैसे बन के आया है? पीछे पास में ट्रांजेक्शन हुई है ना यार, वो ट्रांजेक्शन कन्वर्ट हुई है लेजर्स में, फिर ट्रायल बैलेंस में, अब तुम उसके अंदर एडजस्टमेंट करके फाइनेंशियल बना दोगे। यानी कि तुम्हारा कोई इनपुट उसमें, तुम तो जस्ट क्या हो, फॉलोअर हो। तुम्हें जैसे सिखाई गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तुम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉर्मेट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो। अच्छा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में तब्दीली कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर स्टैंडर्ड अलाउ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम रिपोर्टिंग पढ़ते हो तो एज अ अकाउंटेंट पढ़ते हो। वहां पर पता है क्या अप्रोच होनी चाहिए F7 पढ़ने की? अकाउंटेंट फॉलोअर। अकाउंटेंट का दूसरा नाम है फॉलोअर, इसलिए इसको कहते हैं मुंशी। कि उस बेचारे का काम है बस वो खाते बनाता रहता है, चुपचाप छापता रहता है। यस, वो ही अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर मुंशी बनना है। आपको वहां फॉलोअर बनना है किसका? IAS का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको फॉलोअर बनना है। आपको उस पेपर को एज अ फॉलोअर पढ़ना है, मैं कह रहा हूं आपसे। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। हर चीज अकॉर्डिंग टू IS दिस, अकॉर्डिंग टू IS 16, अकॉर्डिंग टू IS 37, है ना। कभी तुम अपनी तरफ से उसमें इनपुट दे नहीं सकते। आप लोग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बेसिक डिफरेंस पढ़ के आए हो कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉपर रूल ऑफ लॉ है, जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा पढ़ के आयो। गुड। तो चूंकि तुम वहां रिपोर्टिंग के पेपर में स्टैंडर्ड पढ़ते हो, तो तुम्हें उसकी एक एक चीज को मानना है, तो चुपचाप पढ़ना है, कोई इनोवेशन करने की जरूरत नहीं। ये है एक अकाउंटेंट की अप्रोच। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस मैनेजर, या व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पर आपके लिए कोई बाउंड्रीज गिवन नहीं है। वहां पे आप जैसे चाहे, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। अप्रोच कोई भी हो, आपको नंबर मिल जाएंगे, फॉर्मेट कोई भी हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अब सुनो गौर से। तो सर इस पेपर की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बता दें। बच्चों, इस पेपर को पढ़ने की तुम्हारी अप्रोच अकाउंटेंट की तो बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैं फॉलोअर नहीं हूं, अब मैं आजाद हूं। अब मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे खुद सब कुछ करना है। एग्जाम्पल, अब आपसे ना मीटिंग में बुला के पूछा जाएगा कि बताओ यार, कंपनी को पैसा चाहिए, कहां से लेकर आए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी कोर्स पे आ रहा हूँ कि आपने इंशाल्लाह सारी एग्जांपल जब जमा कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा एसीसीए ने हमारा कोर्स ये इसलिए डिजाइन किया है कि मैं ये सब टास्क परफॉर्म कर सकूं। सुनते रहना। तो तुम्हें बुलाया और बोला यार, कंपनी को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसा होना चाहिए। क्या ख्याल है ना? बिल्कुल। फाइनेंस होना चाहिए, वो किसी फॉर्म में भी हो, ठीक है, कैश की फॉर्म में, नॉन कैश फॉर्म में, रिसोर्सेज होने चाहिए। आपसे बोला गया यार बताओ पैसा कहाँ से अरेंज करें, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप अकाउंटेंट नहीं हो, आप कौन हो? फाइनेंस मैनेजर। अब समझना अपने रोल को। फिर पूछा जाएगा, अच्छा फाइनेंस आ गया, अब बताओ इसमें से कितना इन्वेस्टमेंट करें और कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, करें भी या ना करें, ये भी पूछा जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, अकाउंटेंट का काम था ये पहले? सही। पैसा भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, अब बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब जब बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो बिजनेस एक्टिविटी सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या होती है? बाइंग सेलिंग। क्या ख्याल है अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं? बाइंग सेलिंग। अब उसके बाद, बाइंग सेलिंग के बाद एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है कि भाई आओ और इस हिसाब किताब को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत दे दे। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर वहां बैठ के फाइनेंस मैनेजर डिसीजन ना लेता इन्वेस्टमेंट का, तो क्या वो बिजनेस एम्पायर खड़ा होता? जब वो बिजनेस एम्पायर ना खड़ा होता, तो क्या किसी अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती? तो पता चला कि आज तक जो पढ़ के आए हैं ना, वो सेकेंडरी रोल था। वो जो रिपोर्टिंग के पेपर तुम पढ़ के आए हो, वो क्या थे? जिसमें हमें डेटा दिया जाता था, हम चुपचाप उसको फॉर्मेट्स में डाल के फाइनेंशियल बना देते थे। हमसे कोई पूछता भी नहीं था कि बता इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। तो मैं आज आपका पूरा एंगल ही चेंज कर रहा हूं, आज आपको समझा रहा हूं कि इस पेपर में यू विल बी द डिसीजन मेकर। तो इस पेपर को तुमने पढ़ना है एज अ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जानते हैं सब? एक ऐसा बंदा जो डिसीजन मेकिंग पावर रखता हो, एक ऐसा बंदा जो रिस्क टेकर हो, ऐसा बंदा जो न्यू आइडियाज को कंसीव करता हो, है ना, जो डरता ना हो। यस, यू विल बी द एंटरप्रेन्योर इन दिस पेपर। पूरा पेपर इसी अप्रोच से पढ़ना है। पूरा पेपर में तुमने खुद को डिसीजन मेकर साबित करना है, नॉट अकाउंटेंट। तुम बोलोगे यहां से पैसा उठाना है, इस बैंक से लेना है, इससे नहीं लेना, यस, फाइनेंसिंग डिसीजन। सुन क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। पाकिस्तान में बिल्डिंग बनानी है, यूके में बनानी, कहाँ बनानी है? बन गई सर, रेंटल इनकम शुरू हो गई, बिजनेस एक्टिविटी शुरू हो गई। अब उस पैसे में से जो कमाऊंगा, मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम पैसा बैंक से लो या किसी से भी लो, कोई फ्री में पैसा देता है ना? बैंक से उठाओगे तो इंटरेस्ट पे करोगे, जिसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। और अगर इक्विटी से उठाओगे तो डिविडेंड पे करोगे। क्या ख्याल है? मानते हो इस बात को? है ना, शेयर होल्डर से पैसा लेंगे तो उसको डिविडेंड देंगे। तो पता चला कोई भी पैसा दुनिया में फ्री में देता। अच्छा इसको छोड़ो, अबे तुम्हारा अपना पैसा भी फ्री में नहीं है। रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, कमाया हुआ पैसा कमाया रखा हुआ संभाल के, फ्री में मिल जाएगा। सर मेरे पास पड़ा, यूज कर लूंगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस पे तो कोई कॉस्ट देनी नहीं है, ना वो डेट है ना वो इक्विटी है। मैंने कहा बेटा, अगर ये पैसा तू यहाँ यूज ना करता, तो उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। तो पता चला अपना पैसा भी फ्री में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला असूल मैंने तुम्हें सिखा दिया, दुनिया में कुछ भी फ्री में
नहीं है। मैं हर जगह हर क्लास में दो असूल तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुमने हमेशा अज्यूम रखना है कि सर यार ये करेगा तो मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो अब तुम चाहे डेट से पैसा उठाओ, अब तुम चाहे इक्विटी से पैसा उठाओ, सर पैसे की कॉस्ट है। तो वो जो तुमने कमाना शुरू किया, ऑपरेशन जब शुरू हो गया, तो बेटा उस रिटर्न में से पहला तुम्हारा जहन क्या होगा कि यार जिनसे पैसा लिया है उनका रिटर्न उनको वापस। तो सर तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। तीसरा डिसीजन क्या होता है? पहला क्या था? फाइनेंसिंग डिसीजन, सर पैसा कहाँ से अरेंज हो। देखो तुम्हारे कोर्स का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अबे तुम मुझे एक बात बताओ ना, एक चीज होगी तो फाइनेंस मैनेज करोगे ना, जब होगी नहीं तो मैनेज किस चीज को करोगे? तो इसका मतलब है फाइनेंस को पहले क्या करना है? हाँ, फाइनेंस को पहले अरेंज करना है। देन दैट विल बी सेकेंडरी ऑप्शन कि सर उस फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। तो क्योंकि आपका कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उस फाइनेंस को लाना है, देन उसको मैनेज करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये एक आम इंसान भी करता है, सिर्फ जरूरी नहीं बिजनेस करता है। अब इंशाल्लाह सारी बातों के बाद मैं एंड पे आपको बताऊंगा। देखो एसीसीए ने तुम्हारा कोर्स इसलिए ये डिजाइन किया है क्योंकि उसको पता है कि चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई कंपनी हो, दोनों इसी डायरेक्शन में सोचेंगे। सर कैसे? सुनना जरा। आपने ना रात को सोचा कि यार मैं ना एक शूज का शोरूम खोल लेता हूँ, जूतों की दुकान। अच्छा, सोचने के बाद जब सुबह उठे तो जूतों की दुकान तैयार होगी, क्या होगा? आपके जहन में पहला ख्याल क्या आएगा? सर मुझे चाहिए पैसा। मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस के बगैर, अभी तो बोला पैसे के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, अब पैसा चाहिए तो इसका मतलब है यहां पर भी एक पर्सनल इंसान भी सबसे पहले पैसा लाने का सोच रहा है। फिर मैनेज करेगा कि उसमें से कुछ खर्च करेगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा, उसका मर्जी है, लेकिन पहले उसने फाइनेंस को क्या करना है? अरेंज करना है। अब सुनो, इस फाइनेंस को अरेंज करने के लिए वो जितने भी काम करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसे हम कहेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या कहेंगे? भैया वो पैसा लाने के लिए उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चलो मैं मोटे मोटे ऑप्शन बता देता हूँ, फिर ये सब पढ़ने, ये आपका कोर्स अब डिस्कस शुरू हो गया, ठीक है? फिर मैं आपको दिखा दूंगा, देखो ये सब पढ़ा हुआ है आप, ये सब तुमने पढ़ना है। तो अब उसने बोला यार मैं दो जगहों से पैसा ला सकता हूँ। बोलो दो जगह कौन सी? एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब बस ले लिए है, घर का प्लॉट बेच दिया, गाड़ी बेच दी, पैसा ले आया। बाहर वाले के आगे हाथ फैलाया। तो अपने मसल्स पे जब तुम बिलीव करके पैसा लेकर आते हो, तो हम कहते हैं तुमने फाइनेंस अरेंज किया थ्रू इंटरनल सोर्स। कंपनी भी ऐसे ही करती है। कंपनी के पास भी इंटरनल सोर्सेज मौजूद है जैसे पैसा ला सकती है company। जिसका भी मैंने बताया क्या रिटेन। कोई रिजर्व मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, मैंने कहा फ्यूचर में मैं इसको फला फला जगह इन्वेस्ट करूंगा, तो मनी रिजर्व का मतलब क्या होता है? टू सेट असाइड मनी, पैसा। मैं कोई नॉन करंट एसेट बेच दूं, कंपनी अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचे, पैसा ले। तीन तीनों जगहों से अगर पैसा लेकर आऊंगा तो मुझे किसी बाहर वाले के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। तो दीज आर कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है बच्चों? तो एक आम फाइनेंस खुद ही अरेंज कर ले, क्योंकि बाहर से लेंगे तो पैसा यहाँ से अरेंज कर लिया। लेट सपोज अगर वो इंटरनल सोर्स से पैसा जनरेट नहीं कर पाए, तो अब कहाँ देखेगा? एक्सटर्नल सोर्सेस। और अब तुम लोग वो सारे जानते हो, पढ़ के आए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। तो सर आज याद रखें कि वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है। जब मैं बैंक से, जब मैं इक्विटी इशू करता हूँ, आओ जरा मैं इसका एक चार्ट बनाऊं, ताकि तुम्हारा एक बहुत बड़ा एरिया है जो इस पे है। फिर मेरे साथ कॉपी करना, अभी कुछ कॉपी नहीं करना, अभी जस्ट मेरे साथ रहो। मैं आपको इंशाल्लाह पहले पिला दूं पूरी बात, फिर आप सुकून से कॉपी करते रहिएगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी आप मेरी बात सुनेंगे गौर से। ओके, चलो। तो हम बात किसकी कर रहे थे बेटा? सर क्या ये एक्टिविटी पहले परफॉर्म करना जरूरी है? हाँ सर, अभी तो आपने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, तो पहले फाइनेंस को क्या करना पड़ेगा? सर फाइनेंस को अरेंज करने के कितने बड़े दो सोर्सेज बताए मैंने आपको।
वेरी गुड सर, एक इंटरनल और एक, है ये। इंटरनल में अपन ने कितने डाले? तीन। रिटेनर नहीं, कोई रिजर्व या फिर कोई डिस्पोजल ऑफ, सही है, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट। बेटा एक्सटर्नल यानी कि अब अगर बाहर वालों के आगे हाथ फैलाना है तो मेरे पास फिर दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? या तो मैं डेट फाइनेंसिंग कर लूं, या मैं, सर इसको आसानी आसान भाषा में समझा दें। आप अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, आपने अपने एक दोस्त को फोन किया कि यार वो कुछ उधार दे, मुझे बिजनेस में चाहिए। तो आप क्या, कौन सी फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हो? डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हो। और आपने अपने दोस्त को फोन करके बोला यार तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, तो आप कौन सी फाइनेंसिंग कर रहे हैं? क्लियर? बच्चा डेट फाइनेंसिंग फर्दर दो टाइप की हो सकती है। डेट फाइनेंसिंग फर्दर, सर वो क्या? एक होता है बच्चों ट्रेडेड डेट, और एक होता है बच्चों, एक होता है ट्रेडेड डेट और एक होता है नॉन ट्रेडेड। सर ये क्या होता है? तो क्या किसी के जहन में कुछ है इसके हवाले से, और कोई इनपुट देना चाह रहा है? चलो मैं बताता हूँ। बेटा ट्रेडेड डेट का मतलब एक ऐसा डेट जिसको मैं फ्यूचर में ट्रेड भी कर सकता हूँ, यानी कि रीसेल कर सकता हूँ। और नॉन ट्रेडेड डेट का मतलब एक ऐसा डेट जिसको मैं रीसेल, एग्जांपल, सर मैंने बैंक से लोन ले लिया जाके, मुझे ईमानदारी से बताओ बैंक का लोन किसने लिया? तुमने। तो रीपे भी कौन करेगा? तुम। क्या तुम अपनी इस लाइबिलिटी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। नॉन ट्रेडेड डेट, इसको हम क्या कहते हैं? तो बैंक का लोन लेना बेशक तुम्हें पता था, लेकिन आज तुम्हें पता, अच्छा इसको कहते हैं नॉन ट्रेडेड डेट। बैंक ने तुम्हें लोन देने से मना कर दिया, बोला नहीं दे रहे जाओ। तुमने बोला यार मुझे तो 10 मिलियन चाहिए, कोई एक बंदा देगा भी नहीं, बैंक ने मना कर दिया, एक इंसान कहाँ से दे सकता है? तो फिर तुमने उसको कर दिया छोटे छोटे हिस्से। लेट सपोज 100 100 रुपए में तोड़ दिया तुमने डेट को। तो 10 मिलियन को 100 से डिवाइड करोगे तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे? कितने हिस्से बनेंगे बताओ? 10 मिलियन को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, 1 लाख। तो तुम पता क्या करोगे? उस 10 मिलियन के तुमने 1 लाख हिस्से कर दिए, और सबको बोला लाओ भाई एक हिस्सा 100 रुपए का है, एक हिस्सा खरीदना है 100 रुपए दो, दूसरा हिस्सा खरीदना है 100 रुपए दो। तो इस हिस्से को कहते हैं हम क्या? बॉन्ड या डिबेंचर। बॉन्ड या, तो जब कंपनी को डेट फाइनेंसिंग करनी होती है जिसको हम ट्रेडेड डेट कह रहे हैं, तो ये बॉन्ड या डिबेंचर कंपनी इशू करती है, उससे लोगों से पैसा, इसको हम क्राउड फंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि पैसा बहुत सारे लोगों से ले लिया, क्योंकि बैंक मुझे लोन दे रहा नहीं, तो मैंने बहुत सारे लोगों से 100 100 200 200 500 500 1000 रुपए लेकर उनको नंबर ऑफ बॉन्ड इशू कर दिए सेम। ठीक है? तो ये सब लोन नोट्स, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सब आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपने लोगों को ये दिए हुए हैं, लोगों से क्या लिए हुए हैं? पैसे। दिस इज कॉल्ड ट्रेडेड डेट, क्योंकि मैं फ्यूचर में इस बॉन्ड को ट्रेड भी कर सकता। क्लियर होता है? समझ में आ रही है? अच्छा जिधर लगे ना आपको भारी कि सर ये अब थोड़ा भारी हो गया, तो आपने मुझे रोकना है, क्योंकि देखो ये डेप्थ इतनी है ना, मैं बोलता रहूंगा। तो आपने मुझे वहां रोकना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इससे बड़े पेपर भी चीजें हैं, तो मैं उधर भी निकल जाऊंगा, तो फिर थोड़ा सा आपने मुझे बाउंड्री में रखना है। तो जिधर आपको लगे, जहां तक समझ में आ रहा है इंजॉय करो, जिधर आपको लगे सर ये पॉइंट हाथ खड़ा करें, दोबारा पूछे, 100 मरतबा पूछे, कोई टेंशन नहीं है। पूरा कोर्स यहाँ बैठ के पढ़ाना है आपको, कोई ऑनलाइन शोनलाइन के चक्कर डालना नहीं है। तो आपके लिए हम दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। यकीन माने पहले आपको पता है यहाँ पे F9 होता भी नहीं था कुछ अर्सा पहले तो। लेकिन जब से अल्लाह का शुक्र है पढ़ा है, आपके नॉर्थ का रिजल्ट तो सबसे अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब 100% रिजल्ट भी आया है यहाँ पे, सारी पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। 84 86% तो नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह है। तो ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, मैं सारी मेहनत करता हूँ सर, मैं रिजल्ट नहीं ला सकता। ताली मैं यूं कर रहा हूँ, आवाज आ रही है कोई? लेकिन जब मैं यूं करता हूं तो आवाज आई है। क्यों? क्योंकि अब दो चीजें आपस में मिली हैं। तो आप और मैं जब एक पॉइंट पे होंगे तब ये वॉइस जनरेट होगी, तब रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो मैं अकेला मेहनत करता हूँ, या आप अकेले, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? तो पहली मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि यू मस्ट कम इन फिजिकल क्लास। देखिए लास्ट बैच में माशाल्लाह इस बात मैंने देखी थी कि काफी सारे स्टूडेंट बैच फिजिकल आ रहे थे, आपसे बड़ा बैच था वो। लेकिन, अच्छा तैयबा एक मिनट बता रहा हूँ,
लेकिन अगर आप गायब होना शुरू, जैसे आपने बोला सर, आवाम, आपको पता है हमारी आवाम के ऑप्शन आ जाए हम छोड़ते नहीं है। हम बोलते हैं यार सही है, रिकॉर्ड आज ना ऑनलाइन सुन लूंगा। शैतान आपके साथ पता है क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप पे वार करेगा। पहले आपको बोलेगा यार आज गर्मी बहुत है, तू ऑनलाइन सुन ले। आपने ऑनलाइन पे चलेगा। अच्छा एक नहीं, दो क्लास सुन ले। फिर दो क्लास के बाद एक क्लास आप आगे बोलेगा नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है, ऑनलाइन ही सुनूंगा। फिर उसके बाद एक दिन आएगा कि आप दो ऑनलाइन मिस कर देंगे। और फिर जब तीसरी आएंगे क्लास में तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है। तो फिर आप सुनना शुरू करोगे पीछे से। फिर जब पीछे से सुनना शुरू करोगे तो चार क्लास और हो जाएंगी। तो फिर आप पता है किस पे चले जाओगे, प्रॉपर 100% रिकॉर्डेड पे चले जाओगे। यानी कि अब मुझे मुझे आपकी शक्ल ना फिजिकल में नजर आएगी, ना ऑनलाइन में नजर आएगी। ये मेरे साथ कई बच्चों ने किया। अच्छा, समझ में आने का एक ड्रॉबैक पता है क्या है, अरे सर वो ऑनलाइन समझ में आ जाता है आपका, तो हम ऑनलाइन ले लेंगे। जिनका समझ में नहीं आता ना, तो हम फिजिकल लेते हैं वहां पे क्लास आके। अब ये आप समझ में आ रही बात। तो ये आपको एक ड्रॉबैक भी मिल जाता है यहाँ से। भाईजान ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अच्छा पढ़ो और फिजिकल आओ, मेहनत करो। उस हमारी आवाम उसको, मैंने कहा ना, ऑप्शन को रेड लगा देती है उस ऑप्शन की। भाई ये हमने रखा हुआ है किसी मजबूरी में, कि अल्लाह ना करे आप घर में हो, तबीयत खराब हो, नहीं आ सकते, तो कोई या किसी शहर से बाहर गए तो ऑनलाइन ले ली। वरना हमने फिजिकली आना, ये फिजिकल बैच है। आप यकीन जानो कराची में TSA के अलावा कोई फिजिकल बिठा के पूरा कोर्स नहीं पढ़ाता। कोई भी नहीं पढ़ाता। और जो रिकॉर्डिंग्स देते हैं वो आपने देखी होंगी, आप सब माशाल्लाह इसी मार्केट के लोग हैं। हमारी तबानी जी अकेडमी की रिकॉर्डिंग देखें और उनकी रिकॉर्डिंग देखें, आपको लग पता जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, जब आपके साथ इतना ज्यादा कुछ किया जा रहा है, इतना सिक्योर रखा जा रहा है, टेस्ट होंगे इंशाल्लाह आपके यहाँ, प्रॉपर टेस्ट होंगे हर टॉपिक के बाद होंगे। तो सर ये सब चीजें, सारी एफर्ट्स आपके लिए की जा रही हैं। अगर मुझे नजर आ गया कि ये तो भाई अपने भला खुद ही नहीं चाहते, फिर मैं भी ऑनलाइन कर दूंगा क्लास। आप मुझे बताया मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, मैं फिर क्यों आऊंगा? मेरा दिमाग खराब है इतनी बड़ी गाड़ी लेकर, इतना फ्यूल, इतनी गर्मी, ये सब जला के मैं आऊं और आगे देखूं तो दो बच्चे बैठे हुए। तो फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आपने फिजिकल आना है। कोई बहुत अल्लाह अल्लाह ना करे कोई इशू हो जाए, ठीक है, एक आधा समझ में आता है। लेकिन हमेशा आपने अपना तेवर ही बना लिया कि मैंने ऑनलाइन ही लेनी है, फिर प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ पाएगी। देखो अभी क्या प्रोडक्टिविटी है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपके जहनों में उतर रहा है, जैसी कोई समझ में नहीं आएगी फौरन पूछ लोगे रिकॉर्डिंग में क्या चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। अब तो उसको ड्रामे की तरह देख रहे हो कि भाई इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब सिर्फ सुन ही सकता हूँ। तो इसीलिए आप फिजिकल आएंगे तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहरहाल, तो बच्चों, ट्रेडेड और नॉन ट्रेडेड डेट की मैंने बात की, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। एक स्टूडेंट ने कहा है सर दोबारा बता दें। तो बेटा जहां पर जिस डेट को आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, जैसे बॉन्ड डिवेंचर वगैरह, तो उसे हम ट्रेडेड डेट कह रहे हैं। तो अगर कंपनी बॉन्ड या डिवेंचर इशू करके पैसा ला रही है, तो हम कहेंगे डेट फाइनेंसिंग हो रही है थ्रू ट्रेडेड डेट। और अगर कंपनी बैंक से लोन ले लेती है, तो हम कहेंगे डेट फाइनेंसिंग हो रही है थ्रू नॉन ट्रेडेड डेट। तो बैंक से लोन लेना इज नॉन ट्रेड, क्योंकि इसको हम फ्यूचर में ट्रेड। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट, आखिरी हिस्सा, उधार से बात नहीं बनी। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, इक्विटी की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, इक्विटी। अब इसका आपको पता है, इसमें आपने दोस्त को फोन लगाया हुआ है, क्या क्या हुआ है कि तुम मेरे साथ क्या कर ले, यानी कि तुम उसको अपने शेयर्स, अपने अपनी कंपनी की मलकियत का हिस्सा दोगे। तो यानी कि अब तुम उसको इशू करोगे क्या, शेयर्स। बेटा यहां पर भी दो तरह की इशुएंस। आप जानते हो शेयर्स दो तरह के होते हैं, सही है, बिल्कुल। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक असल मालिक है, एक नकल मालिक है। असल मालिक का मतलब जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी, तो प्रेफरेंस शेयर वाले के बाद डिसीजन मेकिंग पावर हम जानते हैं उसके बाद नहीं होती, और उसके बाद, ठीक है। तो सर ये है चार्ट, इसको आप लिख लें। ठीक है, यहां यहां से कंपनी मैक्सिमम फाइनेंस अरेंज कर सकती है।
तो सर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक फाइनेंस मैनेजर, और आपके एसीसीए का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है वो आपको यही सिखाता है, हाउ टू अरेंज फाइनेंस फॉर योर एंटिटी। ठीक है बेटा, ये सब कुछ हमने अब पढ़ना है। तो अभी सिर्फ मैंने इसका एक समरी पेश किया। फिर नेक्स्ट पे आओ। जैसे ही यहाँ से कहीं से भी मैंने फाइनेंस अरेंज कर लिया, मैं जानता हूं कि कहीं से भी पैसा लेकर आऊंगा फ्री में, तो इसको मैं कैपिटल कह सकता हूं, और इसके ऊपर जो मुझे पे करना है उसको मैं क्या कह सकता हूं, कॉस्ट ऑफ। यस, कॉस्ट ऑफ। अच्छा, इसका एक और नाम भी है मार्केट में, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक भी कहते हैं। ये भी आपके टॉपिक ही है। तो फर्क क्या है सर? देखो, अगर एक सोर्स की कॉस्ट की बात हो रही है तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन चूंकि कंपनीज नॉर्मली आप जानते हैं डेट से भी पैसा उठाती है, इक्विटी से भी उठाती है, मिक्स उठाती है, तो उन सबका मिला के एक सिंगल कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लीजिए गौर से। मैंने लेट सपोज डेट से पैसा उठाया तो मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट। मुझे अगर इक्विटी से पैसा उठाना है तो मुझे क्या पे करना है, डिविडेंड। क्लियर? दीज आर कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब मैं कहता हूं कि यार मैंने तो बहुत सारे सोर्सेज से पैसा उठाया हुआ है, अब इंटरेस्ट अलग है, डिविडेंड अलग है, मुझे ना बहुत सारे सोर्सेज से पैसा उठाया हुआ है मैंने, तो मुझे तो एक कॉस्ट चाहिए। तो उन सबकी मिलाकर मैं एक सिंगल एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आप हमें ये बताइए, ये वेट का लफ्ज क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? भाई लेट सपोज मैंने 100 मिलियन का कैपिटल अरेंज किया हुआ है, उसमें से 60 मिलियन सिर्फ इक्विटी है, तो वेट किसका ज्यादा हो गया, इक्विटी का। तो फिर कॉस्ट भी ज्यादा किसकी होगी, और 40% मैंने पैसा डेट से उठाया हुआ है, तो डेट का इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो उसके उसका वेट के हिसाब से कॉस्ट, हमारी जो सिंगल कॉस्ट आएगी उसके अंदर अकॉर्डिंग टू वेट आपका कॉस्ट शामिल होगा। क्योंकि मैं इक्विटी से ज्यादा पैसा उठा रहा हूं तो डिविडेंड मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो मुझे सिंगल कॉस्ट जिसको मैं वैक कह रहा हूं उसके अंदर डिविडेंड का फैक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेट। क्लियर? अब पैसा अरेंज हो गया। जैसे ही पैसा अरेंज हो गया, अब मैं उसको क्या करना चाहूंगा, इन्वेस्ट करने की तरफ जाऊंगा। किसकी तरफ जाऊंगा? तो आपने शॉप खरीदी, फिक्चर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर्स खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीदे, ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सब क्या है? तो सर जी दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या है हमारा? तो सर पहला काम तुमने किया था फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा अरेंज कैसे करूंगा। फिर दूसरा काम क्या किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा काम क्या किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि अब मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब सवालात के जवाब आप एक फाइनेंशियल मैनेजर दे सकता है। तो उसे पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको सिखाया जाएगा इस पेपर में, कि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको कैसे, कितनी, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, किस जगह कितनी करनी है, किस सेक्टर में कितनी करनी है। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी सिखाया जाएगा। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे बीच में एक डिस्कशन होती आ रही है, आप लोग माशाल्लाह अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं काफी अरसे से, तो आपको एक चीज सिखाई जाती है F2 लेवल से, कि बेटा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिसकी एनपीवी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अबे F2 पढ़ के आए हो ना, तो शक्ल तो सही बनाओ, है ना। ये आप लोग रट्टा लगा के आए हो कि सर जिधर एनपीवी पॉजिटिव नजर आ जाए ठक इन्वेस्टमेंट। सही है, उस लेवल तक ये बात ठीक थी, लेकिन आज के बाद ये बात ठीक जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एनपीवी हो तो इन्वेस्ट किया जाए। हम पता क्या करेंगे, क्योंकि अब आपके, मैंने कहा ना, अब आप एक ऐसे पेपर के अंदर हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी है, आप किसी फ्रेमवर्क का मोहताज नहीं हो। एक स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर मैं पॉजिटिव एनपीवी वाले में प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, एक कह रहा है नहीं मैं नेगेटिव वाली में लगाऊंगा। आप बोलोगे दिमाग खराब हो गया, बेचारे का पागल हो गया, इसको हैदराबाद भेजो। कह रहा है नेगेटिव एनपीवी वाले में पैसा लगा दूंगा, और एक बोल रहा है पॉजिटिव वाली में, एक बोल रहा है मैं अभी लगाऊंगा ही नहीं, एक बोल रहा है मैं दोनों में लगाऊंगा। ये सब माइंडसेट हो सकते हैं ना। दुनिया में कई तरह के लोग हैं, हर किसी का अपना अपना जहन है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसको गलत नहीं कहना किसी को, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है। तुम क्या इस बात को मानते हो कि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे लॉस करने के लिए? क्योंकि मैं कह रहा हूँ हाँ, दुनिया में होता है ऐसा। तो आप बोलेगे सर वो फिर उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर लॉस करेगा,
फ्यूचर में उसको फायदा नजर आ रहा है, ये बात है। इसलिए हम कहेंगे उसका दिमाग खराब नहीं। आओ जरा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जानते हैं आप लोग। 2018 से पहले तक उसे बहुत सारे लोग दिखाते थे, कोई इंटरनेट पे अलग लोग उसको राइट्स बेचते थे अपने, कुछ टीवी चैनल अलग, रेडियो अलग, और आपको पता है दुनिया में हिंदी की कई जबानें हैं, गुजराती जबान, हर किसी का मतलब बहुत सारे लोग इस आईपीएल को दिखाते हैं। इवन पाकिस्तान में भी दिखाया जाता है, इंग्लिश कंट्रीज में भी दिखाया जाता है। और जब आप किसी जगह से किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देखोगे तो आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है। बोला, हाँ सर। तो इस सब में ना एक साहब उठे और उन्होंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को आईपीएल फ्री में दिखाऊंगा। तो उसके बीओडी ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, सर क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है ये टोटल जो आप फ्री में दिखाने की बात कर रहे हैं, टोटल राइट्स खरीदने में कितने के पड़ेंगे? भाई खरीदूंगा दिखाऊंगा ना, पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बोला हाँ। बोले कितने के? बोला 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। बोला लगाओ। वही बात है, सेठ दे रहा है तो लगाओ भाई। है। बोला सर ये इन्वेस्ट कर दे और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे? बोला हाँ नहीं लेना। बोल रहा हूँ फ्री में दिखाओ, मैं अपनी पूरी जनता को फ्री में दिखाऊंगा। अच्छा भाई, पैसा मालिक का है, आप कौन हो? तो आप तो नौकर हो, जितने भी डायरेक्टर बैठे हैं क्या है वो? एम्प्लॉयज हैं। बोला ठीक है सर, ले लेते हैं। तो उस साहब ने फ्री में आईपीएल दिखाने का ऑब्जेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब दुनिया को पता चला फ्री, तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को जीरो कर दिया। क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी, सुनना जरा। नंबर 2, सारा क्राउड उठ के उसके पास आ गया। बाद में पता चला, अब आप सोच रहे होगे सर कमाएगा तो ना कहीं से, पैसा लगा दिया। बिल्कुल। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे थे जिसपे उस टाइम, अच्छा भाई जितना भी कमाता है यार, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फ्री में दिखाने, और देखने वाला तो फ्री में देख रहा है, जो सबसे बड़ी इनकम का जरिया था वो तो बंद कर दिया उसने। अब क्या बचा? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा क्या होगा? अब उसकी जो है ना वो सिम भी थी, तो डेटा बिकेगा उसका ज्यादा, उस कंपनी, है ना? मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटर्स खत्म कर देगा। ये सब वो पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो इस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जो एक आम इंसान देख रहा नहीं था। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आपको कोई बोले हाँ लॉस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वक्ती तौर पर करता होगा, फ्यूचर में उसको वो ब्राइटनेस नजर आ रही है जो आपकी आंख देख सकती। इसीलिए बेटा तुम्हें कहते हैं अकाउंटेंट और उसको कहते हैं इंटरप्रेन्योर। तो तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर वो वाला है, ये वाला नहीं है। तुम्हें इस डायरेक्शन में सोचना है जो आज के बाद कह रहा हूं। तो आज के बाद एनपीवी, अच्छा फिर मैं बता देता हूँ नाम उस बंदे का, वो कौन है? अंबानी, ठीक है। अंबानी साहब ने, रिलायंस का जो मालिक है, एशिया का सेकंड अमीर हो गया मैं ख्याल अभी, पहले पहले में गुजारा गया। तो उस बंदे ने ये काम किया है। उसने सारी जगह पे सा जाल बिछाया ना, दुनिया को हिला के रख दिया। अब मेरी बात सुनो, तुम एक कंपनी हो, तुम एक जगह पर एक ऐड देते हो अपना, वहां पे 10-15 करोड़ लोग देखते हैं। अब पूरी दुनिया की एडवर्टाइजमेंट एक जगह आ जाए, व्यूअरशिप एक तरफ आ जाए, तो अरबों में चले जाएंगे लोग। अच्छा, जहां 10 करोड़ लोग देखते थे, तो वहां पे अपना 30 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए 40 लाख रुपए देते थे। एक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये रेट कंफर्म नहीं है। जहां पर अरबों लोग देखेंगे, तो वहां तुम 4 करोड़ भी नहीं दोगे क्या? है भाई? बात समझ में आ रही है? तो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से हो गया था, इतना बड़ा उसका एडवर्टाइजमेंट बजट रिटर्न आ गया था कि वो हिल गई दुनिया। तो बहरहाल ये है एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग पावर, दिस इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग। तो सर आपको ये बन के पढ़ना है पेपर, इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल। और दूसरी बात, जब भी कभी एनपीवी पॉजिटिव हो तो जरूरी नहीं है उसमें इन्वेस्ट करना। क्यों सर? हो सकता है, देखो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे तो ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है कि वाइबल प्रोजेक्ट है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स पे हो सकता है प्रोजेक्ट फेल हो जाए। सर वो क्या है? भाई मैं अगर इसमें अभी पैसा लगा दूंगा, तो फ्यूचर में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो मैं नहीं ले सकूंगा, पहला लॉस। इस प्रोजेक्ट की गुडविल
जो है ना वो मार्केट में अच्छी नहीं है, अगर मैं ऐसा पैसा लगाऊंगा तो हो सकता है मेरी गुडविल भी डैमेज हो जाए। तीसरा, अब जो ये मैं बता रहा हूँ ना पॉजिटिव के, यही सब उल्टे हो जाएंगे किसके लिए? नेगेटिव के। तीसरा, आपको लगता है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा कोई मेन ऑपरेशन है वो खराब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो देयर मे बी लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से आप पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट को भी छोड़ सकते। अब ये जो बातें मैंने बताई ये पेपर में आ गई तो हमारी किताबों में तो लिखी भी नहीं है, पढ़ लेना जितनी किताबें पढ़नी, कहीं आ जाए तो मुझे बताना, बोलना सर इस पे लिखी है। तो ये मैं आपको डेमो दे रहा था कि लेक्चर सुन के भी हम बहुत सारी थ्योरी को जमा कर सकते हैं अगर हमने तमीज से सुना हो तो। अच्छा, नेगेटिव वालों को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। क्यों अडॉप्ट कर रहा हूँ? भाई पता चला कि इस प्रोजेक्ट को अभी लॉस में है, अडॉप्ट कर लो, फ्यूचर में इससे बड़े बड़े पॉजिटिव एनपी वाले प्रोजेक्ट मिलेंगे आप। तो फ्यूचर आपको बेनिफिट नजर आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ले लो। गुडविल अच्छी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आज इस गवर्नमेंट से करो, चल चार गवर्नमेंट आपको और कॉन्ट्रैक्ट दे दें। सही है, गुडविल बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्केट शेयर खराब नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा। ले लो इस प्रोजेक्ट। अगर तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा कंपटीटर तैयार बैठा हुआ है, वो उठा लेगा इस प्रोजेक्ट को, तो तुम्हारी मार्केट शेयर खराब हो जाएगी। तो ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से तुम नेगेटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी डिस्कशन समझ में आ रही है? तो सर यूं पढ़ना है तुमने, इस पेपर को कूजे में बंद होके नहीं पढ़ना। सही है? अब सुनो मेरी बात, तुमने फाइनेंसिंग की, तुमने इन्वेस्टमेंट किया, और तीसरा काम क्या करोगे? अब जैसे ही कमा लिया, अब सुनना, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, अब आपने दुकान भी खरीद ली, शूज भी डाल दिए, फिक्सर भी, अब सेलिंग, बाइक सेलिंग शुरू हो जाएगी ना। तो अब पीएनएल वगैरह बनाओगे, प्रॉफिट्स वगैरह स्टेटमेंट वगैरह बनाओगे। अब अकाउंटेंट रखोगे ना कि हिसाब किताब कर। समझ में आ गई? तो तुम पहले वो पढ़ते थे, आज के बाद तुमने इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, प्राइमरी एक्टिविटीज को करना है। अब जैसी कमाई आना शुरू हुई तो अब तुम्हारे जहन में लगा हुआ है, अबे भाई जिनसे पैसा लिया हुआ उनको क्या देना है? रिटर्न। तो डिविडेंड डिसीजन, तीसरा डिसीजन क्या है? तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है क्या, तो उसको बोलो तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं जिस पे पूरा कोर्स खड़ा हुआ है? नंबर वन, फाइनेंसिंग डिसीजन। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नंबर थ्री, डिविडेंड डिसीजन। मैं अगर डिविडेंड डिसीजन में थोड़ी सी बात कर लूं आपके जहन खोलने के लिए, थोड़ा मजा आएगा आपको सुन के, वो भी सुन लें। बेटा, डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है? पैसा बांटना है। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने अगर सारा पैसा डिविडेंड की सूरत में बांट दिया, बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। जब बचेगा नहीं कुछ, तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो ग्रोथ की तरफ जा सकते। इसलिए सोच समझ के डिविडेंड देना है। ज्यादा दे दिया तो अगली मर्तबा मसला हो सकता है, क्योंकि कस्टमर को कहते हैं ना, एक मर्तबा ज्यादा पैसा दे दिया भी सब मालिक को, वो चाहेगा अगली मर्तबा भी इतना ही मिले। तो ये नुकसान भी हो सकता है। तो ज्यादा भी नहीं देना, कम कम दोगे तो मार्केट खराब होगी, लोग बोलेंगे यार ये कंपनी शेयर डिविडेंड कम देती है, तो रूमर फैलेगा, तो डिविडेंड की वजह से शेयर प्राइस क्या हो जाएगी? मानते हो इस बात को? ये तमाम रीजन है जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर डिविडेंड डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है। प्रॉपर डिविडेंड डिसीजन के लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि जिससे मैं पैसा भी कमाऊं, जिससे मैं फ्यूचर ग्रोथ भी करूं, अपने शेयर होल्डर को भी खुश रखूं, अपनी कंपनी की जरूरियात भी पूरी कर लूं। समझ में आ गई बात? तो दीज आर दी डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन तीन एरियाज पे खड़ी हुई है, और इन्हीं तीन एरियाज की बेस पे आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स खड़ा हुआ है। और आपको एसीसीए यही सिखाना चाहता है कि कल तुम किसी कंपनी में किसी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठोगे, अकाउंटेंट बनाना नहीं चाहता, तुम्हें डिसीजन मेकर बनाना चाहता है, इसलिए ये कोर्स डाला है। और इस कोर्स के पीछे यही ऑब्जेक्टिव है कि मेरा स्टूडेंट जब किसी इंडस्ट्री में जाके बैठे तो उससे अगर कोई पूछे यार फाइनेंसिंग करवानी है तो उसको आती हो, फाइनेंसिंग कैसे होती है, उसको बोले इन्वेस्टमेंट करके दिखा, अप्रेजल करके दिखा, इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको आता हो। उसको जब डिविडेंड कमेटी में बिठाएं तो उसको पता हो डिविडेंड किस तरीके से दिया जाता है। बात समझ में आती है? तो ये पेपर आपकी प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट जॉब में आपके रोल को बदल के रख देगा। आप बता सकते हैं अपने मालिक को कि भाई आई एम जस्ट नॉट अकाउंटेंट, आई एम फाइनेंशियल मैनेजर, मुझसे फाइनेंस मैनेज करवाएं सर आप, मैं डिसीजन मेकर हूं। तो ये पेपर आपको डिसीजन मेकर बनाती है। ये प्राइमरी एक्टिविटी है, अकाउंटेंट जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
अकाउंटेंट जो है वो बेचारा, मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ बड़ी मजे की। पास के डेटा को प्रेजेंट में पेश करता है। अकाउंटेंट पास के डेटा को प्रेजेंट में पेश करता है। और आपका जो फाइनेंस मैनेजर है वो प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर को मैनेज करता है। हाँ, बिल्कुल सर ऐसे ही। डिसीजन मेकिंग पावर फाइनेंस मैनेजर के पास है, अकाउंटेंट के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये सब चीजें डिफरेंशिएट करती है एक अकाउंटेंट को एक फाइनेंस मैनेजर से, और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर को बकिया पेपर से। क्लियर होती है बातें? सही है सर। तो सर अब मैं अपनी बात कंप्लीट करने जा रहा हूं। बेसिकली मैं आपको सिखाना चाहता था, पता है क्या? मैं आपको सिखाना चाहता था व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं डेफिनेशन सिखाना चाहता था। तो सर आप डायरेक्ट लिखवा देते मेरे भाई, अगर डायरेक्ट ही लिखवानी होती तो फिर इतनी लंबी तकरीर किस बात की थी? आपके दिलों में उतारनी थी ताकि कभी रट्टा लगाना ना पड़े, तो पता हो कि पढ़ना कैसे है। तो यस, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। अगर डायरेक्ट बताता, लिख लेते, हो सकता है समझ भी आ जाती, लेकिन मजा नहीं आता। अब इंशाल्लाह मजा भी आएगा, क्योंकि आपने पूरी डिस्कशन मेरे साथ सुनी है गौर से। आओ जरा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। फिर इंशाल्लाह आज के सेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ और डिस्कस करनी है, जिसमें आपका कोर्स आउटलाइन, जिसमें आपका पेपर स्ट्रक्चर, कौन से टॉपिक एग्जामिनर कौन सी जगह पर पूछता है, कौन से आपके जो पसंदीदा सवाल होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका आंसर करना है। तो सर वो कौन से सेक्शन में कहाँ पूछता है वो सब बताना है आपको। फिर आपको पेपर हमने पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी पूरी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये एक एक चीज इंशाल्लाह मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो उसके बाद चलते हैं। तो पहले जरा हम अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, और आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। तो सर अब सुनो गौर से, मुझे ईमानदारी से बताओ, दुनिया में कंपनी जब तुम इनकॉर्पोरेट करते हो तो तुम्हारे दिलों में पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का? कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरी गुड, टू मेक प्रॉफिट, है ना? सर पैसा बनाना, प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा, आज तक ये ऑब्जेक्टिव ठीक था? आज तक ये ऑब्जेक्टिव, आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, या व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटिटी, तो आज के बाद पता है आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटिटी इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर, कह रहा है मालिकों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। सर ये है मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। पूरे कोर्स में इस ऑब्जेक्टिव को तुमने अपने जहन में बिठाए रखना है। क्या सर? टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ। यार यहाँ पे लफ्ज लिख रहा है मैक्सिमाइज, ये नहीं लिख रहा टू इंक्रीज दी वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। देखो, इंक्रीज करने और मैक्सिमाइज करने में फर्क है। भाई एक प्रोजेक्ट था, वो रिटर्न दे रहा था 10 लाख का, और दूसरा प्रोजेक्ट था वो रिटर्न दे रहा था 15 लाख का। अब मैं, चूंकि मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती नहीं थी, तो मैं तो 10 लाख की पॉजिटिव एनपी देख के फिसल गया, मैंने लगा दिया पैसा। तो मैंने क्या किया, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज किया, बट मैक्सिमाइज नहीं किया। आओ तुम एक और खूबसूरत बात बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा यार बगैर ब्रेक के ना हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? बगैर ब्रेक के सेशन पूरा करके खत्म कर देंगे, ब्रेक का मामला नहीं करेंगे आज, ठीक है? कोई नमाज भी नहीं आ रही, अब बाकी आपको भूख भूख तो लगी भी नहीं है, तो टेंशन नहीं है। इधर देखिए, एनपीवी, लेट सपोज आप जब भी किसी पॉजिटिव एनपीवी को देखते हैं, है ना, ये अक्सर आप F2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये पॉजिटिव एनपीवी क्या चीज है? अच्छा, एनपीवी का फुल फॉर्म मुझे पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को बोलते हैं, ये वाला आंसर नहीं देना, इसके अलावा कोई आंसर बता दें जी, जल्दी। जल्दी बोलो। सही बोलो, और भी बोलो। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अच्छा, जो रिटर्न देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। जी, और कोई आंसर ऑनलाइन वालों?
उसामा, तैयबा, महा, जैन भाई जी। रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, अच्छा। गुड। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये सब आंसर सही है, मैं गलत किसी को नहीं कह रहा, लेकिन अब हम चूंकि आप नए पेपर में आ चुके हैं, और अब हमें ऑथेंटिक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप उसके स्पेशलाइज पेपर में बैठे हो आप। तो सर याद रखो, जब भी कभी पॉजिटिव एनपीवी आ जाए ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? चलें, देखिएगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब सुन लो, इधर रख दे। सर एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, यहाँ बहुत गौर से देखिएगा, कि ये वो अमाउंट है। पॉजिटिव एनपीवी अगर किसी प्रोजेक्ट की आ रही है, तो आपको एक बात तो पता है कि सर ये प्रोजेक्ट मुझे क्या देने जा रहा है, बेनिफिट देने जा रहा है। तो बस याद रखो, अगर कभी किसी प्रोजेक्ट की कोई तुमसे बोल देना इस पॉजिटिव एनपीवी को एक्सप्लेन करो, तो आप कहोगे सर ये वो अमाउंट है कि जिस अमाउंट से मैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करूंगा, मैक्सिमम। यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट को मैं अडॉप्ट कर लूं, यानी कि मैं अगर इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर लूं, तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर लूं, तो इस अमाउंट, जैसे ही इस प्रोजेक्ट को खत्म करूंगा, तो ये प्रोजेक्ट इतने अमाउंट से, ये प्रोजेक्ट इतने अमाउंट से मेरी वेल्थ को क्या कर देगा, मैक्सिमाइज, मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ को इतने अमाउंट से क्या कर देगा, मैक्सिमाइज कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एनपीवी मीन्स। सही है, लिखो इसको अपने पास। ओके सर। तो सर ये थी एक्सप्लेनेशन एनपीवी की। तो अब सुनना, मैं चाह रहा था अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो अब सुनो गौर से, तुम्हें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया अपना, कि मुझे मैक्सिमाइजेशन करनी है, इंक्रीज नहीं करनी। तो अब याद रखो, तुम तीनों में से जो तीन डिसीजन मैंने तुम्हें अभी बताया, जिसमें तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, इन तीनों में से जब भी तुम कोई एक काम भी कर रहे हो, लेट सपोज तुम फाइनेंसिंग कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, फाइनेंसिंग कर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हो, फाइनेंसिंग डिसीजन परफॉर्म कर रहे हो, उस वक्त भी तुमने इसी ऑब्जेक्टिव को अपने जहनो गुमान में रखना है, कि यार मैं फाइनेंस ऐसा अरेंज करूं कि जिसको अरेंज करने के बाद मैं उससे इतने बेहतरीन बेनिफिट्स लूं कि मैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर दूं, बजाय इसके कि मैं उसको मिनिमाइज कर दूं। लेट सपोज मैंने महंगा फाइनेंस उठा लिया, है ना, महंगा फाइनेंस उठा लिया, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे उठा लिया। अब मुझे बताओ, जब उसको इन्वेस्ट करूंगा तो कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा है, तो बेनिफिट ऑटोमेटिक। तो पता चला मैंने फाइनेंसिंग डिसीजंस लिए, लेकिन उससे मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया।
आगे चल के हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने डिसीजन लेना है जिससे आपके शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। सही है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ ना, वो बहुत डिटेल में चले जाऊंगा। सही है, अभी इतना बता दिया कि हर एक्टिविटी, हर डिसीजन लेते हुए अपने जहन को क्या किस तरह तैयार करना है कि यार मैं इस एक्टिविटी को कर तो रहा हूँ, लेकिन इस एक्टिविटी में जब डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे इस बात को इंश्योर करना है कि इसके बाद मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, मिनिमाइज ना हो। सेम इसी तरीके से जब मैं जाऊंगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ, तो मैं बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स करूंगा ताकि मैं अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर सकूं, मैक्सिमाइज कर सकूं। और फिर लास्ट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन भी ऐसे लूं कि मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ डिस्टर्ब ना। तो मेरे भाइयों, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी, जिसको अब मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी कंपनी या किसी भी एंटिटी के लिए फाइनेंस को पहले अरेंज करें, एक्वायर करें, और फिर इस नियत के साथ करें कि इससे तुम अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करोगे, मैक्सिमाइज। तो एक्वायर करते वक्त, फिर इन्वेस्ट करते वक्त, इसको हम डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर, चाहे एक्विजिशन ऑफ फंड्स हो, चाहे डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स हो, हर एक्टिविटी को परफॉर्म करते वक्त बस मेरी नियत ये होनी चाहिए कि मैं ये काम करने के बाद अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करूंगा, मैं अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया तो मैं कह दूंगा कि मैंने इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दी। अच्छा, एक होती है सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक होती है इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या इसको अच्छे से समझ में आपको ऐसे आएगा, क्रिकेट से सारा लगाव रखते हो ना। हाँ, बाबर आजम जब कप्तानी करता था वो सिर्फ मैनेजमेंट करता था, भाई तू दो यहाँ खड़े हो जाओ, तू वहाँ खड़े हो जाओ, तू कीपर चला जा, तू बॉल करा ले, मैं यहाँ खड़ा हूँ। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। लेकिन जब हम सरफराज की बात करते थे तो वो हर किसी का जूस निकालता था, भाई ये कर, भाई ये कर। उसको पता था रिसोर्स को कहाँ यूज करना है, ओपनर कौन होने चाहिए, बॉलर कौन होना चाहिए, स्लिप पे कौन सा फील्डर होना चाहिए, फील्डर्स को कैसे चार्ज रखना है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो हम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और एक होती है इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर करूंगा ना, मैं बोलूं मैंने सक्सेसफुल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मैं कह दूंगा मैंने अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज किया। और मैं कहूं कि नहीं यार, मैंने अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया, तो अब मैं कहूंगा कि मैंने क्या की, इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए सर, इस डेफिनेशन को लिखने की फॉर्म में भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। नहीं, ये रॉन्ग नहीं बोला मैंने। मैंने कहा अब इसको ऐड कर लो, मॉडरेट कर लो, और अच्छा कर लो कि आज के बाद याद रखो कि सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि कंपनी। अच्छा भाई, तो मेरा नाम अहमद रजा खान, कुछ बच्चे पूछते हैं पांचवी छठी क्लास में, तो ये मैं छोटा सा एक प्रोफाइल रखा हुआ है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में है। ठीक है बेटा, तो बकिया फेसबुक के थ्रू इन सब चीज़ों को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये काम की नहीं है आपकी चीज, क्योंकि आपके काम की है कि आपको पास कराना है। सर, क्या अप्रोच लिखी हुई है, पढ़ो। है ना? तो ये आपके सामने वो कामयाब लोग बैठे हुए हैं। आपने इस माइंडसेट के साथ इस पेपर को पढ़ना है, अकाउंटेंट के तौर पर पढ़ना। पढ़ो, ये सब चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी, जरा बस पढ़ लो इसे एक नजर, हर चीज आपको मिल जाएगी बाद में। है ना? एक एंटरप्रेन्योर तो इन चीजों की बातें करेगा कि पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ लगाना है, जो हम बात कर रहे थे अभी, तीन डिसीजन। और इसका हिसाब किताब रखने के लिए क्या रख लूंगा, एक जो कौन सा रोल परफॉर्म करेगा, सही है, अकाउंट्स को मैनेज करेगा, फाइनेंशियल स्टेट। आपने पढ़ी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ड्रॉबैक क्या है, कि दे शोज पास परफॉर्मेंस। है ना? तो देखो ना, हर जगह से प्रूव हो रहा है कि अकाउंटेंट वाकई एक मुर्शी है ना? चलो, जब भी तुम लोगों को कहते हैं लो। आओ बच्चों, आपके सामने आ गए इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर आपका, जो कोर्स आउटलाइन है आपके सामने। अब जितने मैंने तीन एरियाज बताए, इनमें से कोई सा भी टॉपिक उठा लो, वो उसी में जाके गिरेगा, कि इन तीन जगहों में से, तीन जगहों में से किसी एक जगह पे जाके गिरेगा। आओ मैं बताऊं, पहला क्या लिखा हुआ बेटा? तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कब करना पड़ता है? जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर, सबसे पहले क्यों लिखा है भाई? कोर्स का 30% है, पेपर का 30% बोलूं तो गलत नहीं होगा। 20 मार्क का CRQ 90 नहीं, 100% डन। और
दो 4 मार्क 5 मार्क की अगर एमसीक्यूज आ गए 6 मार्क के, तो हो गया 26-27% आराम से। तो सबसे प्राइमरी टॉपिक जो आपको पास कराने में वाइटल रोल प्ले करेगा, दिस इज द टॉपिक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले स्टार्ट भी यहीं से करेंगे। जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा पहला एरिया वही होगा। सही है। फिर सेकंड एरिया, फिर थर्ड एरिया। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम चलेंगे। बेटा लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, का मुझे बताने की जरूरत है अब ये क्या है? वैक। इसका दूसरा नाम सोर्सेज ऑफ। तो ये दोनों किसका एरिया है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना भाई? तो कोर्स समझ में आ रहा है किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है? अच्छा, वर्किंग कैपिटल, ये आप इस नाम को कई मरतबा सुन चुके होंगे, यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड पे फिर ये आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। ये तीन एरियाज, विच वन सर? वन, ये तीन एरियाज जिसके हो गए पक्के, पेपर इंशाल्लाह 100% उसका पास है। क्यों? क्योंकि इस पे तीन एरियाज में से 40 to 50 मार्क का पेपर लाजमी आता है। लाजमी, अभी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, फिर आओ बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी। मैंने अलग से भी लिखा है कि भाई थ्योरी को नहीं छोड़ना। और इस्लामिक फाइनेंस थ्योरी, ये बस 2 पेज की है, हैंड आउट में समझा देंगे। अब इधर देखो सर, अगर हम बात आपसे ये पूछें कि यार आपने ये कोर्स आउटलाइन बता दिया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। आप हमें ये तो बताएं यार, इसमें से कौन सा एरिया कहाँ टेस्ट होता है? आइए उस पर बात करते हैं। वही लिखनी इधर, पेपर डिस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा। सेक्शन बेटा ए है पहले, फिर आपके पास है एक सेक्शन बी, और फिर बेटा एक है सेक्शन। पेपर पैटर्न आप लोग को याद होगा, नॉर्मल स्किल्स का जो पेपर होता है उसी का पैटर्न है। 100 मार्क्स है, 50% वाला पास है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। मैंने कहा बता दो, हो सकता है और जो है ना वो भूल गए हो। अच्छा बेटा, आपके पास जो सबसे पहले सेक्शन ए आता है ना, इसमें आएंगे आपके पास कितने एमसीक्यूज? ठीक है, ऐसा कोई सीन। ये वो एरिया है जहाँ पे एग्जामिनर आपकी कोर्स कवरेज चेक करता है, ये बच्चा कितना पढ़ के आया हुआ एरिया। सही है। तो 15 एमसीक्यूज कहाँ से पूछेगा? नथिंग अबाउट दिस। ठीक है बेटा, बस कोर्स पूरा होगा तो 100% आप 15 एमसीक्यूज कर लो। सिंपल इज दैट। हाँ, जो पता बता सकते हैं अब वो बताने जा रहे हैं। सेक्शन बी आपका अगेन कितने मार्क का है? सर इसके अंदर 3 OTQs आएंगे। क्या आएंगे बेटा? 10-10 मार्क के 3 OTQs आएंगे। याद रखें 99% इन दो में से तो डन आते हैं, यानी कि 20 मार्क का पेपर तो ये आउट हो गया। 10 मार्क का बिजनेस वैल्यूएशन आता है, और 10 मार्क का रिस्क मैनेजमेंट आता है। लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम में 10 से भी ज्यादा मार्क का आरएम पूछा है उसने। तो सर 20 मार्क का पेपर ये 100% आउट है, बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट लाजमी। सर वो बचा तीसरा, तीसरे का क्या बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी सुन लें। तीसरे में से बेटा जो तीसरा आता है ना, वो कभी कभी वैक से आता है और कभी कभी वर्किंग कैपिटल से आता है। सही है। लेकिन ये दो तो डन है, बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये 20 मार्क के लिए दोनों मिला के आते हैं। आ जाए, बचा गया सेक्शन सी, कितने मार्क का? बेटा दो, दो सीआरक्यूज गिवन होंगे। कितने सीआरक्यूज? अब सुनो, एक सीआरक्यू तो 90 नहीं बल्कि 100% कहां से आएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब बचा एक। सर उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में ख्याल ये है कि वो नॉर्मली कभी कभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आता है, कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आता है। सर ये तो आपने ऊपर भी बोला था। हाँ, जब ऊपर 10 मार्क के लिए लेस सपोज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया उसने, तो नीचे 20 मार्क के लिए वर्किंग कैपिटल डाल देगा। और अगर नीचे 10 मार्क के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाल दिया, तो ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाल दिया तो नीचे वर्किंग कैपिटल, और अगर नीचे वर्किंग कैपिटल तो ऊपर कॉस्ट ऑफ, यानी कि इस तरह स्वैप करता रहता है। तो अगर 20 मार्क के लिए सीआरक्यू में उसने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नीचे डाल दिया, तो ऊपर 10 मार्क के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगर ऊपर 10 मार्क के लिए वर्किंग कैपिटल डाल दिया तो नीचे 20 मार्क के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से वो स्वैपिंग करता है। कुछ टाइम पहले उसने ऐसा किया था कि दोनों को मिला के भी पूछा था, 5 8 10 मार्क का इस तरह।
तो हमें कोई टेंशन नहीं, हमने पढ़ना पूरा है। तो बताने का मकसद ये है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इन इन सेक्शंस में जो है वो एग्जामिन होते हैं। अब इस 20 में से कितने परसेंट थ्योरी आएगी, कितनी कैलकुलेशन आएगी, इसका आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। 60-40 की परसेंटेज है, 60% थ्योरी, 40। ये जो OTQ है ना, इस पे 5 टास्क आते हैं नॉर्मली। 2 मार्क्स सिर्फ, दो टास्क सिर्फ कैलकुलेशन के होते हैं, 3 टास्क कैलकुलेशन के अलावा थ्योरी के होते हैं। मैं आपको कितना बोल रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब नहीं है। डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं दवाइयाँ कौन सी खानी है, अब आप नहीं खाएं तो आखिर में आप मर जाएंगे, फिर नहीं बोलना कि सर वो आप पहले बताते। तो मैं पहली क्लास के पहले घंटे में आके मैंने तंबी बांध दी है। अब भी आप नहीं सुधरोगे मुझे पता, क्योंकि मेरा पहला सेक्शन नहीं है। ठीक है। तो वो पढ़ा पढ़ा के मुक गए, लेकिन बच्चा अपनी डगर पे ही है, वो वही पढ़ता थ्योरी। उसको मैंने भाई बोला ये ले समरी है 5 पेपर की, ये पढ़ ले। फिर सारी पढ़नी है, तो 5 पेपर भी नहीं पढ़ रहा। और फिर वहां बैठ के बोले सर थ्योरी बड़ी मुश्किल थी। तो मैं उससे पूछूं यार तू ईमानदारी से बता, थ्योरी में तूने मेहनत कितनी की थी? हाँ सर वो मैंने ना पढ़ के जाता था खाली। तो बेटा जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट। कैलकुलेशन में तू नहीं फंसा, क्योंकि तूने कैलकुलेशन में जान मारी हुई थी। ये आपको FM पेपर के बारे में ना जनरल ओवरव्यू मिलेगा, जो बच्चे दे चुके हैं कि भाई यार इसकी कैलकुलेशन हो जाती है, थ्योरी नहीं होती। उससे पूछ तूने कैलकुलेशन में मेहनत कितनी की थी? हाँ उसकी मैं सारे सवाल सोल्व करता था। और थ्योरी अब वो मैं बोलता था, बस पढ़ लेता था, बोलता था लिख लूंगा। तो फिर बेटा सही हुआ ना तेरे साथ? बात समझ में आ रही? जैसी करनी वैसी भरनी। तो जिधर तूने कैलकुलेशन में जान मारी उधर तू माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। जिधर तूने जो है वो 2 नंबरी की, उधर तेरा खराब हो गया मामला। सही है, इसे नोट कर ले अपने पास। धन बच्चों, तो पेपर पैटर्न, पेपर के अंदर क्या चीज आ रही है क्लियर आपके जहनों में? ठीक है, कोर्स आउटलाइन क्लियर है। ठीक है। तो अच्छा, एक बड़ा सवाल सर, हम कब कंप्लीट करेंगे? तो सर कंप्लीट हम तब करेंगे जब प्रॉपर क्लासेस टाइम पे हम लेंगे, और आप लोगों ने प्रॉपर क्लास में आना है, तो पहली बात। दूसरी बात, इंशाल्लाह लास्ट हमने ख़त्म किया था 22 को, 20 20 को वैसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन 22 को मैंने क्यूरी सेशन भी रखा था। तो 20 22 इंशाल्लाह जो है हमारा टास्क होता है हमेशा से, कि हम आपको छोड़ देते हैं, यानी कि पेपर से 2 हफ्ते पहले आपके पास सुकून से पेपर क्लास खत्म हो जाती है। यानी कि आखिर में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 10 10 घंटों की क्लासें मारें। तो उसके लिए करना ये होगा कि हम शुरू की क्लासेस जो है वो ज़्यादा घंटों की रखेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, आखिर में रिलीव हो, सुकून हो। एंड पे फिर वो आपको पता बमबारी होती है, फिर फायदा नहीं होता उससे। मैं ना उसका कायल हूँ, शुरू से कभी नहीं किया, ना कभी करता हूँ। तो इसलिए पहले से आपकी हेल्प चाहिए मुझे, वो यही हेल्प चाहिए कि आप मेरे साथ खड़े रहें। आप, अगर मैं बोलूँ 4 घंटे की क्लास, तो कोई बच्चा ही ना बोले सर यार इतनी लंबी क्लास। तो मेरे भाई आपको 4 घंटे पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि कोर्स इतना डिटेल्ड है, कोर्स के अंदर चीजें इतनी ज्यादा है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। फिर जब आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी तो आपको इंशाल्लाह वैसे ही पता नहीं चलेगा कि टाइम चला कहाँ गया। ठीक है। तो इसलिए उसमें आपने हेल्प करनी है हमारी, उसमें कोई बच्चा जो है ना वो ना करे कि जिससे हमें नुकसान हो। ठीक है। जब टाइमिंग तो डे टाइमिंग होगी, मतलब फिक्स नहीं होगी चीज से, अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं असल में PCS में भी कैंप सेक्शन शुरू किया, तो वहाँ की, वो तो इवनिंग है ना, लेकिन मुझे ट्रैवल करना होता है ना दूर से। तो वो जैसे भी आपका ICM है ना, तो इसमें मैं अक्सर जो है वो इवनिंग पढ़ाता हूँ कभी। तो फिर मैं 3 से 6 आपको लेता हूँ, फिर 6 से 10 यहाँ पढ़ाता हूँ। तो वो होगी मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर में क्लास, या 2 ही स्लॉट्स है हमारे पास,
ग्यारह, 10 11 वाली, और एक 1 2 वाली। तो अगर 4 घंटे की रखेंगे तो 2 से 6 रखेंगे। अगर सुबह रखेंगे तो फिर 11 बजे से 10 बजे से ऐसे रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे कंफर्म कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा टाइमिंग का, ठीक है। वो निसार से मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, दूसरी दूसरी जगह भी पढ़ाते हैं ना यार, तो सब देख कर फिर डिसाइड करेंगे। आपसे इंशाल्लाह कल तक ग्रुप में शेयर हो जाएगा, हाँ ये बात जान, ठीक है। कि आपको पूरा बता देंगे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या होगा, ठीक है। शुरू में हम 2 क्लासेस रखेंगे, ठीक है। शुरू में हम 2 क्लासेस रखेंगे, फिर आगे चल के 3 कर देंगे इसको, और फिर 4 भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रीड मैंने कहा ना यार, शुरू में पढ़ लो ज्यादा, एंड में सुकून हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये आ गई वो डेफिनेशन जिसका था हमें इंतजार, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इस बात को छोड़कर अभी आप लिख लें बकिया। अब आपको समझ में आएगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। क्या ख्याल है, अब आप जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आती है क्या लिखा हुआ है? कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज है, इसका ताल्लुक कह रहा है किससे? एफिशिएंट एक्विजिशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एक्वायर करना, डिप्लॉय का मतलब इन्वेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये दोनों काम करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो अगर मैं ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये दो काम कर रहा हूं तो मैं कह दूंगा मैं क्या कर रहा हूं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 3 डिसीजंस जो है वो पूरे कोर्स को कवर किए हुए हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजंस। तो आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि सर अगर एक सिंगल शेयर होल्डर की हम बात करते हैं तो कैसे हम कैसे एक सिंगल शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? सही है। हम कैसे एक सिंगल शेयर होल्डर की वेल्थ को, तो देखो याद रखो, जब हम शेयर होल्डर की वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे ना, तो नॉर्मली 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। कितने तरीके होते हैं सर? पहला, आप उसको क्या पे करोगे? डिविडेंड। जब आप उसको डिविडेंड पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है उसकी वेल्थ क्या होगी। और एक दूसरा तरीका जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन, है ना। भाई देखो, अगर तुम इन दो काम करने में कामयाब हो गए ना, तो तुम कह देना कि मैंने अपने शेयर होल्डर की वेल्थ क्या कर दी। कैपिटल गेन क्या होता है कि सर मैंने एक शेयर सस्ते में खरीदा था, अब चूंकि मेरी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसका मैं शेयर होल्डर हूँ, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि मार्केट में अब उसका एक नाम बन चुका है, मार्केट में अब उसका एक नाम बन गया है। तो सर अब उसके शेयर जो मैंने खरीदे थे कौड़ियों के दाम, आज वो सोने के दाम बिकते हैं। तो ये मुझे कैपिटल गेन की वजह से भी बेनिफिट रिसीव होगा, तो मेरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
इसको हम टोटल शेयर होल्डर रिटर्न कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? TSR, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। क्यूज में ये पूछा गया कि भाई हम आपको डेटा दिया, बोला यार TCR निकाल दो, हमारा बच्चा परेशान, TCR क्या होता है? तो भाई वो आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल शेयर होल्डर का रिटर्न क्या है, ये बताओ। तो कैसे निकालेंगे डिविडेंड और कैपिटल गेन को? सिंपल, हम ऊपर रखेंगे, रिटर्न है हमारा, और जो इन्वेस्टमेंट क्या है, एक शेयर का खरीदना, सही है ना, उससे डिवाइड कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंट रिटर्न मैंने कमाया, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। तो सर ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां तक बात क्लियर है? अब जब इस सिंगल ऑब्जेक्टिव को, जिसको मैं कह रहा हूं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, अब जब इस सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ हम जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कंपनी के, तब जाके हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सर क्या मतलब? देखो, लेट सपोज तुमने फाइनेंसिंग डिसीजन बड़ा जबरदस्त लिया, बड़े इफेक्टिव वाले अच्छे पैसों में तुमने अरेंज कर लिया फाइनेंस, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं हुआ, तो तब भी फाइनेंसिंग भी अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट, लेकिन डिविडेंड बांटने की तमीज नहीं थी, तो फ्यूचर ग्रोथ के मसले आ गए, तो कैपिटल गेन गिर जाएगा। तो इसीलिए सर आपको तीनों डिसीजन साइमल्टेनियसली अच्छे लेने हैं, तब जाके आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो बेसिकली जब वो आपसे कह रहे हैं भाई ये ऑब्जेक्टिव, अब तो सादा लफ्जों में कह रहा है यार आप ना बस ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर दो, तो वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसको अचीव कर दो, वो सिंपल ये कह रहा है कि पूरी परफॉर्मेंस करो, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे फाइनेंसिंग की हो, चाहे डिविडेंड की हो, हर परफॉर्मेंस को बेहतरीन करो, तब जाके आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाओगे। ठीक है? यहां तक कोई आपके जहनों में सवाल है तो पूछ लें, हटाओ। श्योर। बेटा दुनिया चल रही है इस रूट मैप पे, इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट थ्योरी। क्या कहते हैं इसको हम? सर क्या ये थ्योरी, सुनना जरा गौर से। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि फाइनेंस होगा तो मैनेज करेंगे, फाइनेंस होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंस होगा इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न पे करेंगे ना। अब इधर देखो, कंपनी के पास पैसा इनपुट हुआ कितने सोर्सेज से, है ना, डेट और इक्विटी। तो इंटरनल सोर्स हमने साइड पे रख दिया क्योंकि वो अरेंज तो नहीं करना पड़ता ना, ठीक है, डेट और इक्विटी। क्या कहते हैं इसको? समझ में आती है बात? तो पूरा चार्ट मैंने समझा दिया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये तो कोर्स के टॉपिक है जो भी तुम लोगों ने लिखे। तो बेसिकली आपका जो ACC F9 का पेपर है वो इस पूरी थ्योरी पर खड़ा हुआ है, इनपुट आउटपुट थ्योरी। यानी कि आज के बाद तुमसे कोई पूछे यार F9 की बेसिस क्या है, तो तुम उसको बोल देना यार ये इनपुट आउटपुट थ्योरी है पूरा F9, कि कंपनी अरेंज कहाँ से करेगी पैसा, फिर जब आ गया पैसा कंपनी के अंदर आ चुका है, अब उसको कंपनी क्या करेगी, या तो इन्वेस्ट करेगी, सही है, फिर जब इन्वेस्ट हो जाएगा तो फिर बाद में डिविडेंड्स पे करेगी। तो तीसरा क्या आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, बात हजम होती है, क्लियर है? पढ़ लो इस पूरी डायग्राम में, इसी को कहते हैं मनी इन और मनी, तो आने के वो रास्ते और जाने के ये रास्ते, या तो इन्वेस्टमेंट की सूरत में पैसा आउटफ्लो होगा, या वर्किंग कैपिटल लगेगा। ये तीन तरीके से आपसे पैसा जाना और दो तरीके से पैसे का आना है। चाहो तो सभी को छोटा छोटा लिख लो अपने पास, ताकि याद रहे कि ये पूरी फाइनेंशियल, अब मुझे हर मकाम पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, कि जब पैसा अरेंज करूं तो बेहतरीन करूं, जब उसको इन्वेस्ट करूं तो बेहतरीन करूं, वर्किंग कैपिटल बेहतरीन अंदाज में लेकर आऊं, और डिविडेंड भी सही तरीके से पे करूं। तो अब हमने अपने पूरे कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स, हमने इन एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। चाहे तो इसकी समरी लिख लें, खोल लेना यार, गर्मी हो रही, एक खोल लो बस।
डिमर के साथ देखो। बस ये दोनों एक पे ही हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो ये था हमारे पास वो सब कुछ। तो सर हमने इंशाल्लाह अपना पहला डिसीजन जो हमने स्टार्ट करना है वो होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम कहाँ से शुरू करेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर हम जब तक कुछ और खुद से पढ़ सकते हैं तो मैं उसका जरा तरीका आपको समझा दूं कि आप खुद से क्या पढ़ सकते हैं। ये हमारा इंशाल्लाह पहला डिसीजन होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी कि हम सेकेंडरी डिसीजन से शुरू करेंगे। फाइनेंसिंग हो चुकी होगी, अब हम इन्वेस्टमेंट। सर यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? आपको लॉजिक पता है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम पहले शुरू करेंगे। बड़ा एरिया भी है ना, इसमें अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। तो सर ये यहाँ से शुरू करेंगे। अब जब तक सर हमारी अगली क्लास नहीं होती, जैसे इंशाल्लाह अगली क्लास मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्राइडे को आपकी हो जाए, ठीक है, आफ्टर जुमा। फ्राइडे आफ्टर जुमा। तो ये मैंने आपको अनाउंस कर दिया, ये डन है तकरीबन, ठीक है, मैं टाइम दे चुका हूँ। तो फ्राइडे आफ्टर जुमा 2:30 से 5:30 6 इंशाल्लाह इस क्लास को हम रखेंगे। तो उसमें हम इंशाल्लाह इस एरिया को स्टार्ट करेंगे। जब तक आप पता क्या कर सकते हो आप, मैं अभी आज इंशाल्लाह ग्रुप आपका फाइनलाइज हो गया तो मैं रिसोर्सेज शेयर करूंगा आपके साथ ड्राइव की फॉर्म में। वो ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि बाद में बच्चे ऐड होते रहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा उनको। आज रात तक कोई बच्चा मुझे याद दिला दे अगर मैं भूल जाऊं, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे दूंगा। उसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा 100%। आपको कुछ और नहीं चाहिए। एसीसीए स्टडी हब से लेकर कैप्लान किट, बीपीपी किट, इसकी थ्योरी के नोट्स, पास पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग। आपको ये क्लास आप फिजिकल भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं सर, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसके ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर किसको कह रहा हूँ? फिजिकल को। कि आप कोशिश कीजिए, अगर आप आउट ऑफ द टाउन नहीं रहते तो आप फिजिकल लें, ठीक है बेटा। तो ये रिसोर्सेज मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें से आप काम ये कर सकते हैं कि कैप्लान स्टडी टेक्स्ट में से पहला चैप्टर है, वो आप बहुत नेचर ऑफ फाइनेंशियल इजीली कर सकते हो। सर क्यों कर सकते हैं? एक तो आज की डिस्कशन मैंने कर ली इसलिए कर सकते हो। दूसरा, आप लोगों ने F1 पढ़ा हुआ माशाल्लाह, पढ़ा हुआ ना F1। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर अपने स्टेक होल्डर्स को मोटिवेट कैसे करता है? स्टेक होल्डर होते कौन कौन है? एजेंसी थ्योरी, एजेंट और प्रिंसिपल, याद है? ये सब चीजें उस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। तो जब तक टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आप लाजमी चैप्टर 1 की रीडिंग कर लीजिएगा। जी बेटा, दोनों से करना। यार पता है क्यों? स्टडी हब के अंदर थोड़े मसाइल हैं। स्टडी के अंदर आपके अंदर अगर आपने देखा तो आपको पता चला होगा बहुत मिस्टेक्स भी बहुत हैं उसमें। तो इसलिए मैं दोनों का हल करता हूँ, क्योंकि अभी जो लास्ट थ्योरीज आई है ना वो ज्यादा स्टडी हब से नहीं आई, उससे पहले वाली से आई थी। तो मैं कैप्लान को इसलिए प्रेफर करता हूँ। तो थ्योरी कैप्लान की शॉर्ट भी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, अच्छी थ्योरी है, वो लाजमी कीजिएगा। साथ स्टडी हब। लेकिन आप बोल रहे सर मैं एक ही करूंगा, नियत मुझे ये लग रही है, तो वो नियत के ऊपर फिर मैं बोलूंगा कि बेटा स्टडी अप कर लेना। क्योंकि यार वो एग्जैक्ट एट लास्ट एसीसी का सब कुछ वही आपको पता है। कैप्लान और बीबीबी को डिसकंटिन्यू कर दिया एसीसी ने। मतलब कैप्लान बीबीबी किताबें छापता है आज भी, लेकिन पहले वो था अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, अब वो अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर नहीं। सही है। तो इसलिए कहता हूँ कि मैं, लेकिन आप लोग जिसने अच्छे मार्क्स लेने हैं और अपने को सेफ रखना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप लाजमी स्टडी टेक्स्ट के साथ साथ इस का प्लान से भी लाजमी पढ़िएगा। तो इंशाल्लाह जब आप ये करेंगे तो आपको सेफ हो जाएंगे 100%। अब सर हम पढ़ेंगे कैसे? तो उसका पढ़ने की मेथोडोलॉजी थोड़ा आपको पढ़ के आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को शाइन करेंगे डिटेल में। फिर जब वो समझ में आ जाएंगे तो उसको हम हर कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हर एग्जांपल को सॉल्व करने के वो सारी एग्जांपल्स को मिला के एक बड़ा सवाल किया करेंगे। और लास्ट में फिर हम उसी टॉपिक का पास पेपर सॉल्व करेंगे। पास पेपर हम साथ साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि आखिर में करेंगे, नहीं।
हर टॉपिक के पास पेपर उस टॉपिक के एंड पे हम सॉल्व करेंगे। दो चार मैं कर दूंगा, बाकी आप लोग करेंगे, क्योंकि बेटा सारे मैं कर दूंगा तो फिर तुम घर जाके क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए उसमें आपको पढ़ने का, तो हम पहले ये काम करेंगे इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन के बाद छोटे छोटे एग्जांपल्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, और फिर इंशाल्लाह एक बड़ा सवाल और फिर पास पेपर। हर टॉपिक के साथ यही तीन चार स्टेप हमने परफॉर्म करने हैं। ठीक है। तो ये सब है सर, इंशाल्लाह शुरू में दो क्लासेस, फिर तीन, फिर पांच, चार, आगे चल के बढ़ाएंगे क्लास के नंबर ऑफ आवर्स भी और नंबर ऑफ क्लासेस भी। ठीक है। आप लोग ने साथ में कोई पेपर उठाया हो तो मुझे साथ साथ बता देना, ताकि फिर मैं उस पर क्लैश का कोई मामला ना हो। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखेंगे, खत्म करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना पहला एरिया स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है। कोई सवाल है अभी आपके जहनों में, किसी भी हवाले से आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे 2:30 से 5:30 6 होगी। ठीक है, बता देंगे 2:30 बजे जाने क्लास इंशाल्लाह। ठीक है ऑनलाइन। ओके। तो इंशाल्लाह मुलाकात हुई नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। ठीक है।